हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका आड़ी, आपका यार इब्ने आस। थोड़ी सी कहानियाँ, थोड़े से अफसाने, कुछ ड्रामे, थोड़ी सी सहाफ़त और कुछ बातें। आज मैं अपने उस्तादों के बारे में बात करूँ थोड़ा सा। उस्ताद उस्ताद क्या होता है? इस बारे में आपको बहुत सारे अक़वाल ज़रिए गूगल पे मिल जाएँगे। तो मेरे अक़वाल ज़रिए सुनकर आप क्या करेंगे? मैं इतना बता दूँ कि आज मैं जो भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कमज़ोर हूँ, बेहतर हूँ, किसी जगह पर हूँ या नहीं हूँ, इसका सारा क्रेडिट मेरे उस्तादों को जाता है। अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अच्छा उस्ताद से मुराद वो आदमी नहीं जो आपको काम सिखाएगा मैकेनिक की तरह, आपको चीज़ों के बारे में बताएगा, आपकी ख़ामियाँ बताएगा। अच्छा उस्ताद वो नहीं है। मैं उस्ताद कह रहा हूँ उस गॉडफ़ादर को, वो गॉडफ़ादर वो गॉडफ़ादर जो उस वक़्त आपको मिले, आपकी ज़िंदगी में आए, जब आपको लगे कि आपको किसी के हाथ की ज़रूरत है। ऐसा गॉडफ़ादर जो है ढूँढने से नहीं मिलता है, ये अचानक आता है। हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, लोग समझ नहीं पाते हैं और ज़िंदगी में आया हुआ कोई शख़्स समझ कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको मान लें कि ये आदमी वो था जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आपकी, जिसने आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाने का मौका फराहम किया, बस वो उस्ताद है। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। गॉडफ़ादर कौन होता है? गॉडफ़ादर वो नहीं होता, जो आपकी हर मुश्किल में आपके सामने खड़ा हो जाए, आपके साथ आके खड़ा हो जाए। ना, ना, ना। मेरे नज़दीक गॉडफ़ादर वो है, जो उस लम्हे, उस मौके पर आपकी हेल्प के लिए आ जाए या आपका हाथ थाम ले, जब आपको मंज़िल के तय्युन के लिए किसी एक हाथ की या सहारे की ज़रूरत हो। अच्छा, उस वक़्त आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपको सहारे की ज़रूरत है। ये तो आपका शऊर है जो आपको ये बताता है, समझाता है कि ये जो आदमी आया था, इसने जो आपको ये रास्ता दिखाया है या जिसने जो आपको मौका फ़राहम किया। मिसाल के तौर पे मैं एक बात कहूँ कि जी आप किसी ज़माने में हम बस में सफ़र करते थे, बस खचाखच भरी होती थी, तो लटकने की भी जगह नहीं होती थी, तो भागते हुए, दौड़ते हुए आप जब बस के ऊपर एक पाँव रखने की जगह कोई आपको दे देता था, अपना पाँव आधा रखकर, वो वो बड़ा अहम आदमी होता है। उस आदमी को कभी ना भूलें। वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आपको मिलता है या नहीं मिलता बाज़ औक़ात, लेकिन वो बड़ा अहम आदमी होता है जो आपको चलती बस में सवार होने के लिए आधा पाँव दे देता है। कि इंसान कभी भी अपने उस्ताद और अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, कहीं भी पहुँच जाए, किसी भी बड़ी से बड़ी मंज़िल पे पहुँच जाए और उस्ताद भले से उसी स्कूल में पढ़ा रहा हो, या आप एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी गाँव के दरख़्त के नीचे बने हुए स्कूल में टाट पर बैठ के पढ़ रहे हैं और वो एक सादा-सा आदमी जो आपको अलिफ, बे, पे या ABCD या 1, 2, 3 पढ़ना सिखा रहा है और वो आपका उस्ताद है, उसने वो सिखा दिया। अब आप इंजीनियर बन जाएँ, आप जज बन जाएँ, आप बहुत बड़े मकाम पे पहुँच जाएँ और वो उस्ताद वहीं उसी स्कूल में पढ़ा रहा हो, उसके बावजूद आप उससे बड़े नहीं हो सकते। आप उससे बड़े, आपको हमेशा पीछे ही रहना है। जब भी वो सामने आ जाए, आपको उसके एहतराम में खड़ा ही रहना है, क्योंकि इन्होंने आपको हाथ पकड़कर लिखना सिखाया, उँगली पकड़कर चलना सिखाया। देखें, बाप आपको पैदा करता है, उस्ताद आपको तख़लीक़ करता है। ये थोड़ा-सा फ़र्क है। बाप सिर्फ़ पैदा करता है और उस्ताद आपको तख़लीक़ करता है, आपको बनाता है। वैसे तो आम जुमला ये है कि जी आपको तख़लीक़ खुदा करता है, लेकिन आपकी इंसानी खूबियों को उजागर करता है, वो आपका उस्ताद होता है। वो खूबियाँ क्रिएट करता है, वो आपका उस्ताद होता है। तो आप अपने उस्ताद से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। अगर आप ज़रा भी सोचेंगे कि मैं अपने उस्ताद से ज़्यादा सीख गया, तो बस वहीं आपकी मौत वाक़ हो गई है। आप फ़िनिश हो जाते हैं। देखिए, ज़िंदगी किसी टेक्निक से नहीं गुज़ारी जा सकती। ज़िंदगी अपने आप को आपसे गुज़रवाती है। आप पैदा होते हैं, आपको पता ही नहीं होता क्यों पैदा हुआ है। अचानक धड़ से पैदा हो जाते हैं आप। आँख खुलती है, उस वक़्त भी आपको पता नहीं होता कि आप पैदा हो चुके हैं। शऊर आता है, इर्द-गिर्द में जहाँ जिस माहौल में आप पैदा हुए हैं, वहाँ की चीज़ें आप सीखते हैं और आपको एक ज़िंदगी मिलती है। आप किसी भी माहौल में, किसी भी माशरे में, किसी भी मज़हब में, किसी भी कल्चर में पैदा हो सकते हैं, इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, जिस माहौल, जिस माशरे और जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं, आप उसी को ज़िंदगी समझते हैं। उसके अलावा जो बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है आप आपके लिए अजनबी होते हैं, आपको लगता है कि ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी वही है जो आप जी रहे हैं। अच्छा, आप खुद उसमें ढल जाते हैं ग्रेजुअली। आप ढलना शुरू होते हैं और आप आखिरकार उसमें पुख्ता हो जाते हैं, जबकि वो ज़िंदगी नहीं थी। ज़िंदगी तो मुमकिन है वो थी जो सामने वाला जी रहा है।
जो आपके माशरे में पैदा नहीं हुआ, जो आपके कल्चर में पैदा नहीं हुआ, जो आपके मज़हब में पैदा नहीं हुआ, जो आपके मसलक में पैदा नहीं हुआ, जो आपके मुल्क में, आपकी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मुमकिन है ज़िंदगी वो थी, लेकिन आप जहाँ पैदा हुए आपके नज़दीक वही कुआँ आपकी ज़िंदगी है। तो जो उस कुएँ की ज़िंदगी है, वही उसी के तहत आप गुज़ारते हैं। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ, एक छोटी-सी बात मैं कर देता हूँ। आपके पास 2 रास्ते होते हैं, 2 क्या कई रास्ते होते हैं, हर मामले में, हर मौज़ू पर, हर सिचुएशन के अंदर कई रास्ते होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने गाली बक दी, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ते के जवाब में आप गाली बकें, आपके पास कई रास्ते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, एक साहब ने मुझसे सवाल किया था, ये तो अभी एक सवाल आया ना कि ज़िंदगी क्या है? एक सवाल ये किया था कि नसीब क्या है और तकदीर क्या है और आपका इख्तियार क्या है? तो इस ज़माने में मैंने एक फ़िल्म भी लिखी है। मैं बहुत छोटी-सी ब मिसाल है, नसीब क्या है? लोग कहते हैं कि जी लिख दिया गया है तो आपका क्या कसूर है? आपका क्या गुनाह है? आप मुजरिम पैदा हो गए? ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको गाली दी। अब आपके पास कई रास्ते हैं। अगर आपने गाली के जवाब में गाली दी, तो एक अलग कहानी शुरू होगी। अगर आपने गाली के जवाब में शुक्रिया कहा तो एक अलग कहानी शुरू होगी। अगर आपने गाली के जवाब में उसको गले लगा लिया तो एक अलग कहानी शुरू होगी। ये तीनों, चारों, पाँचों का जो ऑप्शन हैं, इन पाँचों के नतीजे में मुख्तलिफ होने वाली कहानी पहले से तयशुदा है। चूज़ आपको करना है, यही आपकी तकदीर है। आप जो चूज़ करेंगे, वही आपके साथ होगा। आपने थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ मार दिया तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो जो तयशुदा है वही होगा। और आपने थप्पड़ के जवाब में कहा कि यार सॉरी, मैं ही गलत था, माफ़ कर दो, तो एक दूसरी कहानी होगी, वो इस कहानी में तयशुदा है। यानी कि तकदीर आपके हाथ में लिखी जाने के बावजूद चूज़ आपको करना है। मिसाल के तौर पर सड़क है आपके सामने और तेज़ रफ्तार ट्रैफिक चल रहा है। आप अंधाधुंध जाएँगे तो गाड़ी से टकरा जाएँगे, ये एक कहानी है। अगर आप नहीं जाएँगे अंधाधुंध, आप महफूज रहेंगे, ये भी एक कहानी है। ये भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है। इख्तियार आपके पास है, आप चाहें तो सड़क पे अंधाधुंध कूद जाएँ, आप मर जाएँगे, आपका जनाज़ा उठेगा, आपकी तदफीन होगी, ये एक कहानी है। अगर आप सड़क खाली होने का इंतज़ार करेंगे, गाड़ी चली आएगी, फिर सड़क अबूर करेंगे, तो आप महफूज होकर दूसरी जगह चले जाएँगे, ये भी एक कहानी, ये भी तयशुदा है। सिर्फ़ इख्तियार आपके पास है। सेम इसी तरह नेकी और बदी का इख्तियार आपके पास है। आपके सामने सारे रास्ते खुले हुए हैं। सोशल मीडिया पर मुझसे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है, या जिसके बारे में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इस्तफ़सार करते हैं, वो है ड्रामा राइटिंग की तरफ आने के बारे में। चूँकि मैं राइटर हूँ और मेरी फ़ेसबुक फ्रेंडशिप के अंदर बेशुमार नए राइटर्स भी हैं, पुराने राइटर्स भी हैं, सीनियर राइटर्स भी हैं। इनमें से कुछ 2-4, 4-6 ड्रामा भी लिखते हैं या स्क्रिप्ट लिखते हैं, शॉर्ट फ़िल्में लिखते हैं, फ़िल्में भी लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो ड्रामा लिखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट की टेक्निक नहीं जानते हैं। उनका सवाल बराह रास्त मुझसे ये होता है कि जब हम ड्रामे की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, आप हमें कोई गाइड करें। जब मैं उनसे सवाल करता हूँ और पूछता हूँ कि जी आपको क्या मुश्किल दरपेश है, मैं ज़ाहिर है आप जानते हैं कि मैं कभी भी कुछ बताने और सिखाने में बुख़्ल से काम नहीं लेता। जो भी मुझसे कुछ पूछना चाहता है, मैं उसे सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे मेरे उस्तादों ने आगे बढ़ाया, मुझे मेरी कोई भी मुश्किल थी मुझसे पूछा, मैं उनसे पूछता था, वो मुझे बताते थे। तो मैं भी किसी को मना नहीं करता, लेकिन मैं वहाँ तंग आ जाता हूँ जहाँ पे लोग इनबॉक्स में सवाल दर सवाल करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको तफ़सील से बैठकर उसके अंदर लिख के बता दूँ। इतना वक़्त नहीं होता मेरे पास, ईमानदारी की बात है। और कोई किसी के पास भी नहीं होता, किसी के पास इतना वक़्त नहीं है कि वो बैठकर आपको तफ़सील से इनबॉक्स में या मैसेजिंग में आपको ड्रामा लिखने की टेक्निक सिखा दे, आपको तरीके बता दे, आपके रास्ते हमवार कर दे। आपको तरीका बताया जा सकता है कि भाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे फ़ोन कर लिया करें। मेरा नंबर फ़ेसबुक पे होता है, सबके पास होता है, अक्सर लोगों के पास है। मेरा नंबर कुछ ऐसा पोशीदा नंबर नहीं है। मैं लोगों से दूर नहीं हूँ, राइटर से दूर नहीं हूँ। जो लोग मुझसे फ़ोन कर लेते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। अब अगर वो ये चाहें कि फ़ोन भी मैं करूँ, तो इतना तो पैसा नहीं है मेरे पास। जो लोग पूछ लेते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। बात ये है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है। स्क्रिप्ट राइटिंग बराह रास्त तख्लीक का काम नहीं है, स्क्रिप्ट राइटिंग मेकिंग है। ये टेक्निक का काम है। टेक्निक के बगैर आप एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। टेक्निक बताने से या सिखाने से नहीं आ सकती है, वो ग्रेजुअली आपको करना पड़ता है, मुसलसल मेहनत करना पड़ती है, जब जाके आपको चीज़ों का पता चलना शुरू होता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूँ कि जब मैंने
पहला स्क्रिप्ट लिखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। उसके लिए मैंने ये किया कि एक जानने के लिए कि जी स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, तो मैंने मार्केट में या बाज़ार में या उर्दू बाज़ार में या लाइब्रेरियों में स्क्रिप्ट की फॉर्म में जितनी किताबें दस्तियाब है वो किताबें खरीदी। फिर मैंने अंग्रेजी की किताबें खरीदी, उनको पढ़ना शुरू किया, देखा कि वो किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैंने समझने की कोशिश की। उसके बाद फिर मेरी समझ में आया कि कहानी टुकड़ों में बताई जाती है इसके अंदर, जो स्टोरी में या नॉवेल में इस तरह नहीं होता है। स्टोरी में तो आप राइटर होता है अपनी खुद कलामी बहुत लिखता है या कैरेक्टर की खुद कलामी बहुत लिखता है, लेकिन स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट में आपको बहुत टू दी पॉइंट बात करना होती है। तो वो टेक्निक के जरिए होती है कि कहाँ पर आपको बात खत्म करनी है, कहाँ से बात शुरू करनी है, पहले सीन से दूसरे सीन में कैसे जाना है, दूसरे सीन से तीसरे सीन में कैसे जाना है। अपनी एक पूरी कहानी को 50 मिनट के एपिसोड में, मिसाल के तौर पर आपको 18 से 20, 25 या 30 या 36 सीन में कहानी कैसे मुकानी है, ख़त्म करनी है। तो 30 सीन कौन से होंगे जो आपकी कहानी को पूरी तरीके से लोगों पे वाज़ेह कर दें। ये एक टेक्निक का काम है। कौन सा सीन ज़रूरी है, कौन सा गैर ज़रूरी है, ये सब मैसेजिंग में नहीं बताया जा सकता। ये सब किसी वीडियो में नहीं बताया जा सकता। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, किसी राइटर के साथ बैठना पड़ेगा, किसी राइटर की जूतियाँ सीधी करनी पड़ेंगी या किसी राइटर से दोस्ती करना पड़ेगी। कोई ना कोई आपको बैठ के आपको सीखना पड़ेगा, उसके बगैर ये आ नहीं सकता। ये है मोटी मोटी बारीकियाँ। मैं अपनी कहानी का हीरो नहीं हूँ, मैं अपनी कहानी का विलन हूँ। कहानी का विलन जो हीरो अपनी कहानी में हीरो का रोल अदा कर रहा है, यही जिंदगी है बस। इसी को जिंदगी की टेक्निक कहते हैं कि आप विलन होते हुए हीरो का पोर्ट्रेट करते हैं, या विलन होते हुए हीरो बन जाते हैं, या हीरो होते हुए विलन बन जाते हैं। यही टेक्निक है जिंदगी की, और कोई टेक्निक नहीं है। मोटी मोटी बारीकियाँ। अगर आप मिसाल के तौर पर राइटर हैं, या आप एक्टर हैं, या आप शायर हैं और एक खातून हैं, तो आपकी ज़िंदगी में उस्ताद बहुत आएंगे जो आपको सिखाएंगे बैठकर। तो मैं आपको बता दूं कि कोई अगर आपको सिखाने के लिए सामने आए और आपको सिखाना चाहे और ये कहे कि जी आपके अंदर बड़ा दम है, मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कभी उसके झांसे मत आना, वो आपको सिखाएगा नहीं, वो बजा देगा। यही चलन है। इसी को मोटी मोटी बारीकियाँ कहता हूँ। पल्लू से बांध लें। मुद्दतों जहन में गूंजूंगा सवालों की तरह, मुद्दतों जहन में गूंजूंगा सवालों की तरह, तुझको याद आऊंगा गुजरे हुए सालों की तरह, टूट जाएगा जो किसी रोज खुर्शीद अना, मुझको महफिलों में दोहराओगे मिसालों की तरह।